हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और फिट होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो अच्छा, एक बात ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप इस प्राचीन भारतीय राजनीति को के बुक को देखते होंगे कि इतने मोटे मोटे बुक्स हैं, उसमें देखते होंगे कौटिल्य, मनुस्मृति या फिर महाभारत के ये राजनीतिक सिद्धांत, जब ये सब आपके सामने आते होंगे तो आप देखकर एकदम सोचते होंगे कि अरे यार, ये दंड नीति, सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत जैसी चीज़ों को एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, या फिर आखिर ये सब याद कैसे होगा हमें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब टेंशन को कहो टाटा बाय बाय, क्योंकि अब जो है आज के इस सेशन में हम लोग बिल्कुल भी बोरिंग पढ़ाई या फिर किताबी रट्टे नहीं मारने वाले हैं। आज हम इस पूरी राजनीति और व्यवस्था को बिल्कुल अपनी और आपकी सीधी सादी आसान बोलचाल वाली मज़ेदार भाषा में करेंगे। लेकिन हाँ, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार लेटेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जब हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी इजी होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप एग्ज़ाम में एक बेहतरीन उत्तर लिख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने जो है आपके लिए एकदम लेटेस्ट और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया है दिसंबर 2025 का। और जो है ये है BSKG 178, यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीति की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग इसके पैटर्न को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का मिल रहा है, यानी 3 घंटे हमें टोटल समय मिलेंगे। और अधिकतम अंक जो है 100 है। तो प्रश्न में अधिकतम उत्तर के अंक कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके नोट को भी पढ़ लेते हैं कि हमारा 1 में बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं। दूसरे में बोला गया है अन्यथा आवश्यक न होने पर इस प्रश्न पत्र का उत्तर किसी एक भाषा में दीजिए। वही हमारा तीसरा पॉइंट है, भाषा का माध्यम एक ही होना चाहिए, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, और अगर हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं तो हिंदी में ही आंसर देना है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 1 नंबर में देखा गया है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो इसमें जो है ना कि हमें 5 प्रश्नों के उत्तर जो हैं एक्सप्लेनेशन के साथ देना है, जिसमें हमें पर क्वेश्चन पर 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यह पूरा 1 नंबर का सेक्शन आपका 50 नंबर का हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन में है प्राचीन राजनीति शास्त्र के विविध नाम दंड नीति, धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग बुक में पढ़ लेंगे तो आपको फिर समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, हम इसके उत्तर कैसे लिखेंगे। यह दिया है मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चंस जो है काफ़ी इजी हैं। जब आप इसका कोर कंसेप्ट यानी कि मेन कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि इस सेक्शन में हमें टोटल 7 प्रश्न मिले हैं, लेकिन हमें उत्तर कितने के देने हैं? केवल 5 के देने हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमारे लिए कि हम इसमें चूज़ कर पा रहे हैं। वहीं अब देखते हैं कि दूसरे में बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ बोला गया है कि पर क्वेश्चन में 8 नंबर मिल रहा है, यानी कि यह पूरा 2 नंबर का सेक्शन आपका 40 नंबर का है। तो चलिए एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं कि प्रश्नों की टोटल संख्या 7 है, यानी कि 7 में आपको केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहीं अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां कीजिए, यानी कि इसमें टिप्पणी देना है। यह शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो जिसमें कि हमारे टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं 4। तो इस 4 में से आपका 2 का उत्तर देना है, केवल 2 का उत्तर देना है, और पर क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि इस सेक्शन आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यानी कि 1 नंबर में हमें क्या था, 7 क्वेश्चन था जिसमें केवल 5 का उत्तर देना था, और यह सेक्शन जो था टोटल कितने मार्क्स का था?
50 मार्क्स का। वहीं दूसरा सेक्शन में भी 7 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन के उत्तर देने थे और ये टोटल था 40 मार्क्स का। और वहीं तीसरी में हमें केवल 2 प्रश्नों के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसमें कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था और यह सेक्शन में हमें टोटल मार्क्स मिल गया 10, यानी कि हमारा टोटल मार्क्स हो गया 100। तो आप उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीति को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हमें चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे देश में सिस्टम चलाना लॉ एंड ऑर्डर और लोकतंत्र, जो कि अंग्रेज़ों के आने के बाद आया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस पूरी किताब की असली जड़ बस इतनी है कि जब पूरी दुनिया को ठीक से रहना भी नहीं आता था, तब हमारे यहाँ चाणक्य जैसे गुरुओं ने देश को टॉप लेवल पर चलाने के लिए धांसू कायदे कानून लिख दिए थे। यानी कि राजनीति का मतलब उस समय केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि समाज को एकदम सही ट्रैक पर रखना था, जिससे पुख्ता सबूत आज हमारी किताबों और इतिहास के पत्थरों में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इकाई 1 के साथ हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो इकाई 1 के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम, यानी कि दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को। इस इकाई में हमें यह समझना है कि पुराने समय में राजनीति को किन किन नामों से पुकारा जाता था और उनका असली मतलब क्या था। मुख्य रूप से 3 नाम सामने आते हैं। एक है दंड नीति, दूसरा है धर्मशास्त्र एवं तीसरा है नीति शास्त्र। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रस्तावना के अंतर्गत एक महाभारत के उदाहरण को समझते हैं, जो कि है हाथी के पैर का सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं। महाभारत में राजनीति के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर बात कही गई है। जैसे कि हाथी के पैर के निशान में बाकी सभी जानवरों के पैर के निशान समा जाते हैं, ठीक उसी तरह राजशास्त्र यानी कि राजनीति के अंदर समाज के बाकी सभी शास्त्र और नियम अपने आप समा जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति ही पूरे समाज की व्यवस्था को संभालती है। तो पूरे समाज की जो व्यवस्था है उसको कौन संभालती है? राजनीति संभालती है। अब हम लोग देखते हैं दंड नीति को। प्राचीन आर्यों ने राजनीति को ही दंड नीति कहा है। यहाँ दंड का मतलब सिर्फ सजा देना या फिर लाठी मारना नहीं है। इसका असली मतलब है अनुशासन और कानून व्यवस्था। तो यहाँ पर दंड नीति का सही मतलब क्या है? अनुशासन एवं कानून व्यवस्था। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि दंड नीति का जो अर्थ है वह अनुशासन और कानून व्यवस्था है। अब देखते हैं धर्मशास्त्र को। तो इसका जो सीधा अर्थ होता है वह डायरेक्ट कर्तव्य से होता है। किससे होता है? कर्तव्य से। तो अगर हम धर्म का मतलब समझें तो यह कोई पूजा पाठ या फिर मजहब नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या है? कर्तव्य है, यानी कि ड्यूटी। जैसे कि राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है और जनता का समाज के प्रति क्या फर्ज है, यह सब जो है धर्मशास्त्र तय करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नीति शास्त्र को। तो समझने का प्रयास करते हैं कि नीति शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है। नीति का अर्थ होता है सही रास्ता दिखाना। नीति का क्या अर्थ होता है? सही राह। राजा को अपना राज्य चलाने के लिए किस तरह का और सही नैतिक आचरण करना चाहिए, यह बात जो है नीति शास्त्र सिखाता है। तो नीति शास्त्र क्या सिखाता है? कि राजा को किस तरह का नैतिक आचरण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण MBBI पॉइंट्स को समझ लिया है। अब चलेंगे हम लोग इकाई 2 की ओर। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई 2 और इसे समझते हैं। तो इकाई 2 के अंतर्गत हमें पढ़ना है राजनीति का विषय क्षेत्र
धर्म, अर्थ और नीति। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं। इस इकाई का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्राचीन भारतीय राजनीति का दायरा या फिर विषय क्षेत्र कितना बड़ा था। इसका काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं था, बल्कि जीवन के 3 लक्ष्यों जो कि धर्म, अर्थ और नीति को संभालना था। तो भारतीय राजनीति का जो 3 लक्ष्य था कौन कौन सा था? धर्म, अर्थ एवं नीति को अच्छे से संभालना। तो चलिए हम लोग अभी समझ लेते हैं सबसे पहले धर्म के क्षेत्र को। राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि समाज में हर इंसान अपने कर्तव्यों का पालन शांति से कर सके। राजा का काम यह देखना था कि समाज में कोई किसी के साथ अन्याय ना करे। तो यह किसके अंदर आता था? धर्म का क्षेत्र के अंतर्गत। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अर्थ के क्षेत्र को। अर्थ का क्षेत्र के अंतर्गत आचार्य कौटिल्य ने, किसने? आचार्य कौटिल्य ने आचार्य कौटिल्य ने साफ कहा था कि बिना अर्थ यानी कि धन और मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई भी देश नहीं चल सकता है। तो किस चीज़ के बिना नहीं चल सकता है? अर्थ के। अर्थ का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? धन। अगर हम राजनीति का मुख्य कार्यक्षेत्र की बात करें तो जैसे कि खेती को बढ़ावा देना, व्यापार की रक्षा करना और राजकोष यानी कि खजाने को सुरक्षित रखना राजनीति का सबसे मुख्य कार्यक्षेत्र माना जाता था। क्या माना जाता था? सबसे ज़्यादा मुख्य कार्यक्षेत्र। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नीति के क्षेत्र को। तो नीति के क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य को अंदर से सुरक्षित रखने और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो रणनीतियां बनाई जाती थी वे सब नीति के दायरे में आती थी। वो सब किसके अंतर्गत आती थी? नीति के दायरे में। तो वे कौन कौन सी रणनीतियां थी? राज्य को अंदर से सुरक्षित रखना और दूसरे देशों के साथ जो था संबंध बनाना, ये दोनों और ये सब जो थे वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आते थे। तो अभी तक हमने इकाई 2 तक MBBI पॉइंट्स को सारे कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट यानी कि नेक्स्ट यूनिट इकाई 3 की ओर, वैदिक राजनीतिक चिंतक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वैदिक राजनीतिक चिंतक को समझते हैं। इस इकाई में हमें प्राचीन भारत के उन महान विचारकों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने राजनीति के नियम लिखे थे। राजनीति के क्या लिखे थे? नियम लिखे थे। इसमें मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक और सामदेव सूरी सबसे खास थे। तो कौन कौन सबसे खास थे? मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक एवं सोमदेव सूरी। तो सबसे पहले हम लोग मनु से समझने का प्रयास करते हैं। मनु यानी कि मनु स्मृति। इन्होंने राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। वहीं कौटिल्य को समझे तो कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी MBBI है, इसे याद रखेंगे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने क्या दिया था? सप्तांग सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि राज्य एक शरीर की तरह है जिसके 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7। स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, खजाना। इन्होंने कहा था कि राज्य एक शरीर की तरह है जिसके 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7। जिसमें कि पहला है स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है राजा। दूसरा है अमात्य मतलब मंत्री।
तीसरा है जनपद यानी कि जनता और जमीन। चौथा में है दुर्ग यानी कि किला। और पांचवा है कोष जिसे कि खजाना कहते हैं। एवं छठा में आता है दंड जो कि सेना होता है। एवं सातवां में होता है मित्र। इन सातों के बिना राज्य नहीं चल सकता है। किन सातों के बिना? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र के बिना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्राचार्य, कामंदक एवं सोमदेव सूरी के बारे में। तो शुक्राचार्य ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना चाहिए। वहीं कामंदक और सोमदेव सूरी ने राजा के रोज के अनुशासन और मंत्रियों को चुनने के व्यवहारिक नियम बताए। तो फ्रेंड्स, हमने इकाई 3 के सारे एमवीबीआई पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब आते हैं इकाई 4 की ओर। तो इकाई 4 के अंतर्गत हमें देखना है प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य दिग्घ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र अंगुत्तर निकाय को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस इकाई का उद्देश्य क्या था। तो इस इकाई का सबसे मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जो लोकतंत्र या फिर गणतंत्र है वो कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसका पुख्ता सबूत ऑलरेडी है। तो हम लोग इसके अंतर्गत सबसे पहले अंगुत्तर निकाय को देख लेते हैं। इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। इस बौद्ध ग्रंथ में कितने महाजनपदों के बारे में बताया गया है? 16। इनमें से कई राज्य जैसे कि वज्जी यानी कि लिच्छवी पूरी तरह से गणराज्य थे। वहाँ कोई एक राजा अपनी मर्जी से फैसला नहीं करता था। तो किस गणराज्य के अंतर्गत सब मिलके फैसला लेते थे? वज्जी के अंतर्गत। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दिग्घ निकाय एवं महापरिनिब्बाण सूत्र को। तो दिग्घ निकाय और महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने गणराज्यों की सफलता के लिए 7 जरूरी बातें बताई हैं। कितनी जरूरी बातें बताई हैं? 7, जिसमें कि हम लोग चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि वह मुख्य बातें कौन कौन सी थी। तो है समाज के लोग समय समय पर अपनी सार्वजनिक सभाएं करते रहे यानी कि मीटिंग्स करते रहे। वहीं दूसरा देखें तो सब लोग आपस में एकता और सहमति से बैठ के और मिलकर पूरी तरह से काम पूरा करें एवं पहले से बने हुए अच्छे नियमों और कानूनों को ना बदले, उनका पालन करें। चौथा है अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की बातों को आदर से सुने। एवं पांचवा है महिलाओं और बेटियों का पूरा सम्मान करें, उनके साथ कोई जबरदस्ती ना हो। तो छठा के रूप में अपने धार्मिक और पारंपरिक स्थलों की देखरेख करते रहें। एवं सातवां में हम देखें तो राज्यों में आने वाले संतों, विद्वानों और महात्माओं को पूरी सुरक्षा और सम्मान दें। तो यही जो 7 बातें थी वह महात्मा बुद्ध के गणराज्यों की सफलता के लिए बताई गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी तक में हमने इकाई 4 तक के सारे ही एमवीबीआई टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। अब आते हैं इकाई 5 की ओर, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है राजनीतिक चिंतन के स्रोत को। तो दोस्तों, अभी तक हमने इकाई 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इकाई 5 की ओर और सारे ही एमवीबीआई टॉपिक को क्लियर करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है राजनीतिक चिंतन के स्रोत को। तो सबसे पहले इसे समझते हैं। तो राजनीतिक चिंतन के स्रोत के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि प्राचीन भारत के इस राजनीतिक इतिहास में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इतिहास के बारे में, और जो है इसके 2 मुख्य स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार साहित्यिक स्रोत को। क्या होता है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत? तो ऋग्वेद और अथर्ववेद जहाँ पे सभा और समिति जैसी संस्थाओं का नाम मिलता है, रामायण और महाभारत का शांति पर्व जो पूरी तरह से राजा के धर्म पर लिखा गया है। तो शांति पर्व जो है वह किसके धर्म पर लिखा गया है? पूरी तरह से
राजा के धर्म पर लिखा गया है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक ग्रंथ को। तो चलिए पहले इसे समझते हैं कि राजनीतिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या होता है। तो ये जो ग्रंथ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन राजनीति का सबसे बड़ा और प्रमाणित लिखित स्रोत एवं इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जैसे कि दिग्घ निकाय और जैन ग्रंथ भी प्रमुख स्रोत हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन राजनीति का सबसे बड़ा और प्रामाणिक लिखित स्रोत है। इसके अलावा हम देखें तो बौद्ध ग्रंथ जैसे कि दिग्घ निकाय जो है और जैन ग्रंथ भी प्रमुख स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? राजनीतिक ग्रंथ के। तो अब हम लोग समझेंगे पुरातात्विक स्रोत को। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभिलेख को। किसे देखेंगे? अभिलेख को। तो अभिलेख को हम लोग समझते हैं सम्राट अशोक के पत्थर और स्तंभों पर लिखे गए लेख, जिनसे उनके शासन एंड न्याय के नियमों का पता चलता है। तो जैसे कि सम्राट अशोक के शासन और न्याय नियमों का पता किसके थ्रू चल रहा है? उनके पत्थर पर स्तंभों में जो लेख लिखे गए थे, यानी कि जो अभिलेख थे। और वहीं दूसरा है सिक्का। तो कॉइन्स जो है पुराने समय के सिक्के और मुहरे, तो उस समय के राजाओं और साम्राज्यों की सीमा और आर्थिक ताकत को दिखाते थे। तो क्या दिखाते थे? पहले जो सिक्के थे वह जो है राजाओं की ताकत को दिखाते थे, उनके पावर को दिखाते थे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने खंड 1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसके अंतर्गत इकाई 1 से इकाई 5 थे, जिसमें आने वाले जितने भी MVVI पॉइंट्स थे हमने उसे कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं खंड 2 की ओर। तो समझते हैं खंड 2 में कौन सा टॉपिक है। खंड 2 के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे राज्य के प्रकार और उसके स्वरूप से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेन हेडिंग को समझ लेते हैं, यानी कि राज्य के प्रकार और स्वरूप को, कि इसके अंतर्गत हमें समझना क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुराने ज़माने में राजा का मतलब सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाना होता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस पूरे खंड का असली निचोड़ बस इतना ही कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में देश को एक टीम की तरह चलाया जाता था और राजा के ऊपर भी कानून पर कंट्रोल होता था। आगे की चारों इकाइयाँ जो है इसी पर आधारित है। तो चलिए हम लोग इकाई 6 से स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 6 है राज्य के प्रकार। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वैदिक काल में शासन चलाने के लिए अलग अलग तरह की संस्थाएं होती थी, जिनमें जो है सभा, समिति एवं विदत, ये तीनों काफ़ी खास थे। तो अब हम लोग सभा को समझ लेते हैं। यह समाज के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग लोगों की एक छोटी संस्था थी। सरल शब्दों में कहे तो यह आज की राज्यसभा की तरह काम करती थी। यह आज के किसके तरह काम करती थी? राज्यसभा के तरह। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी कि समिति की ओर। समिति जो है क्या होता था? यह जो है राज्य के आम नागरिकों की एक बड़ी सभा थी और आज की लोकसभा जैसी थी। समिति जो कैसी थी? जैसे कि आज का लोकसभा है, वैसे ही पहले की जो क्या थी? समिति थी। तो क्या होता था? जिसके पास ना राजा को चुनने की और हटाने की पावर होती थी, तो समिति के पास क्या होती थी कि वो राजा को हटा भी सकता था और राजा बना भी सकता था। वहीं अगर हम लोग विदत के बारे में बात करें तो यह जो है सबसे पुरानी संस्था थी, जहां युद्ध का माल बंटवारा होता था और धार्मिक फैसले होते थे। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। तो मतलब विदत के अंतर्गत केवल इतना ही होता था कि यहाँ जो युद्ध का सामान था, युद्ध का माल सब आता था, उसको जो है बांटा जाता था। और जितने भी धार्मिक फैसले हैं, धार्मिक फैसले भी किसके अंतर्गत लिए जाते थे? विदत के अंतर्गत ही लिए जाते थे। एवं रत्नी के अंतर्गत राज्य के सबसे मुख्य अधिकारी और मंत्री होते थे, जिनकी सलाह लेना राजा के लिए बहुत ज़रूरी होता था। तो इसमें जो
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, जिनसे कि हम लोग को सलाह लेना, मशवरा लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। तो उन्हें क्या कहते थे हम लोग? रत्नी कहते थे। तो इकाई 6 के अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। तो अब चलिए आगे चलते हैं इकाई 7 की ओर। इकाई 7 में अंतर्गत हमें पढ़ना है सप्तांग का सामान्य परिचय। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस पे देखते हैं कि हमें इसमें समझना क्या है। इसके अंतर्गत बेसिकली हमें समझना है कि आचार्यों ने राज्य को 7 अंगों वाला एक शरीर माना है। तो चलिए एक बार इन सभी 7 को अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा राजा। तो चलिए राजा की ओर चलते हैं। तो राजा जो है यानी कि स्वामी, राजा को क्या कह सकते थे? स्वामी। यह राज्य का सिर है, जिसका समझदार और लीडर होना सबसे ज़रूरी है। दूसरा है अमात्य। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। यह राज्य की आंखें हैं, क्योंकि बिना अच्छे मंत्रियों के राजा अंधा होता है। तीसरा है हमारा जनपद। जनपद का अर्थ होता है जनता और जमीन। यह राज्य के पैर हैं, जिनके बिना राज्य खड़ा ही नहीं रह सकता। चौथा है हमारा दुर्ग। दुर्ग का अर्थ होता है किला। यह राज्य के हाथ हैं, जो दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं। पांचवे के अंतर्गत आता है कोष। कोष का अर्थ होता है खजाना। यह राज्य का मुंह है, जिससे पूरी सेना और जनता का पेट चलता है। अब है हमारा छठा दंड या फिर बल। तो ये जो है मेनली कह सकते हैं कि ये सेना है। यह राज्य का दिमाग है, जो देश में कानून और शांति बनाए रखता है। और हमारा सातवां है मित्र, जो कि राज्य के कान हैं, जो संकट के समय उससे पहले मदद के लिए आ जाते हैं। यानी कि मित्र क्या करते हैं? जब संकट आता है तो सबसे पहले मदद के लिए आगे आ जाते हैं। तो ये सभी 7 अंग जो हैं देश के लिए काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई थे। तो इन 7 अंगों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इकाई 7 तक के सारे ही एमबीबीआई पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इकाई 8 की ओर। तो इकाई 8 की ओर हमें पढ़ना है स्वामी राजा के गुण, दैवी उत्पत्ति। तो इसके अंतर्गत जो है हमें 2 बातें समझनी है। एक, राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, और उसकी दैवी उत्पत्ति का असली मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुण को देखते हैं, उसके बाद दैवी उत्पत्ति को देखेंगे। तो राजा के गुण के अंतर्गत हम लोग समझे तो राजा को हमेशा प्रजा का अनुरंजक यानी कि जनता को खुश रखने वाला होना चाहिए। उसे लालच और गुस्से से दूर रहकर सिर्फ न्याय करना चाहिए। तो यहाँ पे राजा को हमेशा क्या बोला जाता है? प्रजा का अनुरंजक। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? जनता को खुश रखने वाला। तो अब हम लोग देखते हैं दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। मनुस्मृति कहती है कि जब दुनिया में बहुत डर का माहौल था, तब भगवान ने समाज को बचाने के लिए राजा बनाया था। भगवान ने राजा कब बनाया था? जब बहुत ज़्यादा डर का माहौल चल रहा था, उसी समय भगवान ने क्या किया था? राजा बनाया था। ये कौन कहती है? मनुस्मृति कहती है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि राजा कोई भगवान है और वह अत्याचार कर सकता है। इसका मतलब है कि राजा को सूर्य और वायु की तरह बिना किसी भेदभाव से सिर्फ अपना दिव्य कर्तव्य निभाना है। तो राजा का मेन काम क्या है? उनको अपना दिव्य कर्तव्यों को निभाना। बिल्कुल एयर एंड सन, यानी कि सूर्य और वायु की तरह। तो अब हम लोग इकाई 8 तक के एमबीपीआई पॉइंट्स को देख लिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकाई 9 की ओर। इकाई 9 के अंतर्गत हमें पढ़ना है भारतीय राजतंत्र का स्वरूप। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि मेन है क्या।
तो इस इकाई का मेन पर्पस यह है कि प्राचीन भारत में राजा की पावर पर कैसे कंट्रोल रखा जाता था ताकि वह तानाशाह न बन सके। यानी कि इस इकाई के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, राजा की पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता था, क्यों, क्योंकि वह उनको जो है तानाशाह नहीं बनाना था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत राजधर्म को। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है। तो यह किसके अंतर्गत है, राजधर्म के अंतर्गत है। अब आगे है मत्स्य न्याय। तो इसका सीधा मतलब है जंगल राज। जैसे तालाबों में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही अगर देश में कानून ना हो तो ताकतवर लोग जो हैं कमजोरों को सताने लगेंगे। राजा का काम इसे रोकना है। तो मत्स्य न्याय का सीधा अर्थ क्या होगा, जंगल राज्य। तो अब हम लोग देखते हैं राज शक्ति पर नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, राजा कभी भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता था, क्योंकि उस पर धर्म यानी कि शास्त्रों का, सभा समिति का और अपनी प्रजा का पूरा कंट्रोल होता था, जिसके कारण राजा जो है कभी भी अपनी मनमर्जी नहीं कर चला पाता था, अपना मनमानी नहीं कर पाता था। तो इसी को हम किसके अंतर्गत देखते हैं, राज शक्ति पर नियंत्रण के अंतर्गत। क्योंकि जब भी हम किसी पोस्ट पर होते हैं तो हमें उसकी पावर तो मिलती है, लेकिन हम उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक रूल्स होते हैं, एक रेगुलेशन होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार राज शक्ति पर नियंत्रण में भी होता था। तो दोस्तों, अभी तक हमने खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत इकाई 1 से इकाई 9 तक के सारे ही MVVI पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो अब बारी है खंड 3 की। तो चलिए अब खंड 3 पर आते हैं और इस पूरे खंड के नाम को समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इसके अंतर्गत हमें देखना है राज्य, मंत्री परिषद और सभाएं। तो दोस्तों, इसका असली निचोड़ बस हम इतना ही कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजा अकेले अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकता था। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों की एक टीम होती थी, शहरों और गांवों की अपनी लोकल कमेटियां भी होती थी और न्याय करने के लिए बाकायदा कोर्ट यानी कि राजकीय न्यायालय बने हुए थे। आगे की 5 इकाइयां हम इसी बेस्ड पर पढ़ेंगे, यानी कि राज्य, मंत्री परिषद और सभाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकाई 10 के साथ। इकाई 10 के अंतर्गत हमें पढ़ना है मंत्री परिषद, अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि कौटिल्य और शुक्राचार्य के अनुसार मंत्रियों के बिना राजा अधूरा है। उन्हें मंत्रियों की संख्या, उनकी योग्यता और उनके कर्तव्यों के जो कड़े नियम बताए गए थे, हमें उनको डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो एक बार हम लोग सबसे पहले मंत्री परिषद का परिचय को एक कहानी के थ्रू देखते हैं। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे एक अकेले पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक उसी तरह अकेले राजा से राज्य का काम नहीं चल सकता। राज्य रूपी गाड़ी को खींचने के लिए मंत्रियों की भारी ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग समझते हैं मंत्री परिषद की संख्या को। तो कौटिल्य और शुक्र नीति का मत क्या है मंत्रियों की संख्या के अनुसार? शासन का काम बहुत बड़ा होता है, इसलिए राजा अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंत्रियों की संख्या तय कर सकता था। कौटिल्य ने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 3 या फिर 4 सबसे करीबी मंत्रियों के समूह यानी कि मंत्रिणा माना है। यानी कि ये जो 3 और 4 समूहों का जो एक 3 और 4 व्यक्तियों का जो एक समूह होता था, उसको क्या माना है उन्होंने? मंत्रिणा। तो ये किसके अनुसार है? ये कौटिल्य के अनुसार है। यानी कि 3-4 व्यक्ति का समूह जो है, जो कि कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको यानी कि मंत्रिणा जो है ये कौटिल्य के अनुसार था। वहीं अगर हम अब शुक्र नीति के अनुसार देखें तो मुख्य रूप से
8 और 10 जो थे मंत्रियों की परिषद की बात की गई है, जो अलग अलग विभागों को संभालते थे। तो यानी कि कौटिल्य के अनुसार केवल 3-4 व्यक्ति ही थे जो मंत्रिणा के रूप में कार्य संभालते थे। वहीं अगर हम लोग शुक्र नीति के अनुसार देखें तो 8 या 10 मंत्रियों की संख्या थी जो कि अलग अलग विभागों को संभालते थे। तो अब समझते हैं मंत्री की योग्यता को। कोई भी ऐरा गैरा आदमी मंत्री नहीं था बन सकता था, बल्कि मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का बुद्धिमान, ईमानदार, कुलीन यानी कि अच्छे परिवार का होना, बहादुर होना और शास्त्रों का ज्ञाता होना अनिवार्य था। उसकी बाकायदा परीक्षा भी ली जाती थी, यानी कि ऐसे भी कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता था, उसके लिए भी एक फिक्स योग्यता फिक्स की गई थी। तो अब समझते हैं हम लोग मंत्री परिषद के कर्तव्यों को। तो चलिए इससे भी समझ लेते हैं। मंत्रियों का काम राजा को हर छोटे बड़े मुद्दे पर बिल्कुल सही और निष्पक्ष सलाह देना था। इसके अलावा हम समझें तो जो काम अभी शुरू नहीं हुए हैं उन्हें शुरू करना, जो काम चल रहे हैं उन्हें पूरा करना और टैक्स व्यवस्था को ठीक से लागू करना मंत्रियों का ही जिम्मा था। यानी कि ये जो फिक्स कार्य थे वह मंत्री परिषद को ही यानी कि मंत्रियों को ही करना होता था। तो हमने इकाई 10 को अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं इकाई 11 की ओर। तो इकाई 11 के अंतर्गत हमें समझना है कि केंद्रीय सभा व स्थानीय शासन। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें यह समझना है कि प्राचीन भारत में केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल लेवल पर शासन कैसे चलता था। तो हमें इसमें क्या देखना है, केंद्र लेवल पर एवं लोकल लेवल पर शासन चलता कैसे था। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रीय सभाएं। वैदिक काल में सभा और समिति यानी कि सभा और समिति जो थी ये केंद्र में ही राजा की शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखती थी। यानी कि सभा और समिति जो थी केंद्र में राजा शक्ति की पूरी नियंत्रण करती थी। वहीं राजा को कोई भी बड़ा राष्ट्रीय फैसला लेने से पहले इन सभाओं में आकर चर्चा करनी पड़ती थी। यानी कि राजा जब भी फैसला लेता था तो सबसे पहले इन सभाओं में आता था और उसको डिस्कस करता था कि हाँ हमें ऐसा करना है या फिर वैसा करना है। उसके बाद ही वो आगे बढ़ता था। अब है हमारा स्थानीय शासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो प्राचीन भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि सारा पावर केवल राजा के हाथ में नहीं होता था। गांवों और कस्बों चलाने के लिए स्थानीय लोगों की कमेटियां होती थी जो अपने स्तर पर फैसला करती थी। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अलग अलग कालों में विकास यानी कि वैदिक से लेके गुप्त काल तक को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैदिक कालीन शासन के अंतर्गत। तो वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वहीं मौर्य काल का स्थानीय शासन को बहुत ही व्यवस्थित किया गया था, जहां 5 से 10 गांवों के समूहों को संभालने के लिए गोप नामक अधिकारी होता था। यानी कि मौर्य काल में क्या होता था कि 5 से 10 गांवों को एक समूह को संभालने के लिए गोप नामक अधिकारी होता था। कौन होता था? गोप नामक अधिकारी। एवं गुप्त कालीन शासन के अंतर्गत समझे तो गुप्त काल में स्थानीय परिषदों में व्यापारियों और कारीगरों के प्रमुखों को भी शामिल किया गया था ताकि हर वर्ग की बात सुनी जा सके। यानी कि गुप्त इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि परिषदों में जो व्यापारियों थे और कारीगर थे इनके जो प्रमुख थे उनको भी शामिल किया गया था ताकि हर वर्ग की बात सुनी जा सके, ताकि कोई ट्रांसपेरेंसी ना रहे, किसी को ऐसा ना लगे कि नहीं मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो चलिए अभी तक हमने इकाई 11 तक को क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं इकाई 12 की ओर और इसे भी समझ लेते हैं। तो इकाई 12 के अंतर्गत हम देख रहे हैं नगर सभाद्र रामायण व महाभारत में पौर जनपदों की भूमिका।
इस इकाई में हमें दो सबसे एमवीबीआई पॉइंट्स को समझना है, यानी कि पौड़ और जनपद। रामायण और महाभारत काल में यह शहर और देहात की शासन व्यवस्था को संभालते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि पौड़ और जनपद का सीधा अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पौड़ को। पौड़ का मतलब होता है पुर, यानी कि शहर। राजधानी में रहने वाले नागरिकों की सभा को पौड़ कहा जाता है, यानी कि क्या हुआ, शहर। एवं जनपद का अर्थ होता है ग्रामीण इलाकों या देहात में रहने वाले लोगों की सभा। तो पौड़ शहर हो गया और जनपद जो है देहात हो गया, यानी कि गांव हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं रामायण और महाभारत की भूमिका को। तो देखते हैं इन दोनों महाकाव्यों से पता चलता है कि पौड़ और जनपद की सभाएं इतनी ताकतवर थी, इतनी पावरफुल थी कि राजा इनके विचारों को कभी टाल नहीं सकता था। जब राजा को कोई नया टैक्स लगाना होता था या कोई बड़ा राजकीय उत्सव करना होता था, तो वह पौड़ जनपद के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी सहमति लेता था। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। भगवान राम को जब युवराज बनाने की बात आई थी, तो राजा दशरथ ने पौड़ और जनपद के प्रमुखों की सभा बुलाई थी और उनकी राय मांगी थी। इससे साबित होता है कि प्राचीन काल में जनता की आवाज़ की कितनी बड़ी वैल्यू थी। तो इसे आपने रामायण महाभारत में सुना ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इकाई 13 की ओर। इकाई 13 के अंतर्गत हमें पढ़ना है ग्रामीण व्यवस्था, सभा, पंचकुल एवं पंचायत को। तो चलिए सबसे पहले इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं। इसका जो है पूरा फोकस भारत की ग्रामीण शासन व्यवस्था पर है। हमारा देश गांव का देश है और प्राचीन काल से ही गांव को आत्मनिर्भर रखने के लिए सभा, पंचकुल और पंचायत काम करती है। तो यह तीनों जो है क्या चीज़ पे काम करती है, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो अब हम लोग समझ लेते हैं गांव की आत्मनिर्भरता को। प्राचीन काल में गांव अपने आप में छोटे छोटे राज्यों की तरह थे। पानी की व्यवस्था, खेती, सुरक्षा और आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए ग्रामीणों को राजा के पास दौड़कर नहीं जाना पड़ता था, वे खुद ही सब संभाल लेते थे। तो अब देखते हैं पंचकुल एवं पंचायत। मध्यकाल और गुप्तोत्तर काल में अभिलेखों में पंचकुल का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? पंचकुल का। यह 5 मुख्य स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों का एक समूह होता था, जैसे कि आज हमारी ग्राम पंचायत। तो इस पंचकुल क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसमें 5 सदस्य होते थे और यह जो होता था 5 मुख्य स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों का एक समूह होता था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या दिया, हमारा आज का ग्राम पंचायत। तो चलिए अब एक बार समझ लेते हैं हम लोग पंचायत के कार्य को। तो चलिए इसे देखते हैं। सड़क बनवाना, कुएं खुदवाना, मंदिरों की देखरेख करना और गांव के छोटे मोटे विवादों को ऑन द स्पॉट न्याय करना पंचायत का मुख्य काम था। तो पंचायत का मुख्य काम क्या था कि उसको क्विक सॉल्व करना, मेनली हम कह सकते हैं। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जो ग्रामीण सभाओं में एकता और आपसी सहमति की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इकाई 13 तक के सारे ही एमवीबीआई पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो चलिए अब आते हैं इकाई 14 की ओर और इसे भी समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। शासकीय व सामाजिक न्याय सभाएं। तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारत की पूरी कोर्ट और पुलिस व्यवस्था को समझाया गया है। कौटिल्य ने मुख्य रूप से 2 कोर्ट बताए हैं, यानी कि धर्म स्थानीय एवं कंटक शोधन। तो कौटिल्य द्वारा जो है ये दोनों इम्पॉर्टेंट कोर्ट बताए गए हैं। तो चलिए दोनों को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्म स्थानीय को, यानी कि सिविल कोर्ट। इसे आप आज की दीवानी न्यायालय से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? आज की दीवानी न्यायालय से।
यहाँ जो है जमीन जायदाद के झगड़े, पैसे का लेन देन, चोरी, शादी विवाह और पारिवारिक विवादों के कैसे सुलझाए जाते थे, इसमें पारंपरिक धर्मशास्त्रों के आधार पर न्याय होता था। वहीं हम लोग दूसरा देखें तो अब है कंटक शोधन न्यायालय। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो कंटक शोधन न्यायालय का अर्थ होता है क्रिमिनल एंड स्पेशल कोर्ट। ठीक है, तो कंटक का मतलब क्या होता है? कांटा। तो कंटक का क्या अर्थ होता है? कांटा। और समाज में विकास में बाधा बनने वाले कांटों यानी कि अपराधियों को निकालने के लिए यह कोर्ट बना था। तो यह जो है अपराधियों के लिए कंटक शोधन न्यायालय बना था। तो इसे आज का फौजदारी न्यायालय या फिर स्पेशल एंट्री करप्शन कोर्ट कह सकते हैं। यहाँ जो है राज्य के खिलाफ होने वाले अपराधों, हत्या एवं बड़े घोटालों की सुनवाई होती थी। तो कंटक शोधन को आज का फौजदारी न्यायालय से समझते हैं, इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे समझते हैं समाज की विभिन्न अपराधों से रक्षा यानी कि अप्रकाश चोरों से रक्षा। तो अप्रकाश चोर का मतलब होता है वे छुपे हुए चोर जो सीधे डाका नहीं डालते बल्कि मिलावट करके या कम तौल कर जनता को ठगते हैं या फिर राज्य ऐसे ठगों पर कड़ी नज़र रखता है। दूसरी ओर है व्यापारियों से रक्षा। तो राजा का यह कर्तव्य था कि वह धोखेबाज व्यापारियों से जनता को बचाए, जैसे आज का कंज्यूमर फोरम का काम करता है, और जो साथ ही बाहर से आने वाले ईमानदार व्यापारियों को लुटेरों से सुरक्षा भी दे। अब देखते हैं भ्रष्ट अधिकारियों से रक्षा। तो इसके अंतर्गत कौटिल्य जानते हैं कि सरकारी अफसर भी भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र में भ्रष्ट अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने और उन पे ऊपर से गुप्तचर यानी कि स्पाइसेस तैनात करने के कड़े नियम लिखे गए थे ताकि जनता का शोषण ना हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकाई 15 के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। इस इकाई की सबसे मुख्य बात यह है कि कानून आखिर उत्पन्न कहाँ से होता है। प्राचीन भारत में आज की तरह कोई संविधान की लिखित किताब तो नहीं थी। फिर कोर्ट में जज किस आधार पर फैसला सुनाते थे, इसके लिए आचार्य कौटिल्य ने कानून के 4 सबसे बड़े पिलर यानी कि स्रोत बनाए। तो कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोत बनाए? 4, यानी कि 4 पिलर्स बनाए। तो इसे एक कहानी के तहत समझते हैं। मान लीजिए कि गांव में 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर भयंकर लफड़ा हो गया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब जब जज सबसे पहले कानून का पहला पिलर देखेगा तो उसे मिलेगा धर्म या फिर शास्त्र। तो कानून का पहला पिलर क्या था? धर्म या शास्त्र, जिसके अंतर्गत जज यह देखेगा कि पुराने पवित्र ग्रंथों और वेदों में न्याय को लेकर क्या बुनियादी बातें लिखी गई है। अगर शास्त्रों से बात पूरी तरह क्लियर नहीं हुई तो जज क्या करेगा कि कानून का दूसरा पिलर उठाएगा। तो कानून का दूसरा पिलर है व्यवहार, जिसके अंतर्गत व्यवहार का सीधा मतलब होता है सबूत और गवाही। तो जज दोनों पक्षों के कागज देखेगा, गवाहों को कटघरे में बुलाकर उनकी बातें सुनेगा और यह पता लगाएगा कि असल में सच क्या है। अब मान लीजिए कि ये दूसरा भी फेल हो गया, यानी कि दूसरा भी फर्जी था, जो कागज़ दिया गया था वह भी फर्जी था और गवाह भी झूठ बोल रहे थे। तब जब जज कानून का तीसरा पिलर का इस्तेमाल करेगा तो जिसे कि चरित्र या फिर आचार कहते हैं। तो कानून का तीसरा पिलर क्या है? चरित्र या आचार। जहाँ पे जज देखेगा कि उसे पूरे इलाके की पुरानी परंपरा क्या रही है, वहाँ के लोग आमतौर पर इसे किस तरह के मामलों को सुलझाते आए हैं और समाज में भले लोग किस रास्ते को सही मानते हैं।
यानी कि सीधे तौर पर कहे तो वह लोगों से पता करेगा कि उसका चरित्र या फिर आचार क्या है। यदि इन तीनों के बाद सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल पिलर आता है जिसे कि राज शासन कहते हैं, तो हमारा चौथा पिलर क्या है? राज शासन। यानी कि राजा का आदेश। तो राज शासन का क्या अर्थ होता है? राजा का आदेश। कौटिल्य ने साफ लिखा है कि अगर कभी शास्त्रों की बात बात में आपसी गवाहों या फिर लोक परंपरा में कोई ऐसा टकराव पैदा हो जाए कि सच ही पता ना चले, तो वहाँ राजा को जो नया कानून या फिर ऑर्डर होगा वही सबसे ऊपर माना जाएगा। यानी कि याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी इस बात की सपोर्ट किया गया है। इस बात को किस में सपोर्ट किया गया है? याज्ञवल्क्य के स्मृति में, कि राजा का धर्म समाज को हर हाल में अनुशासित रखना है। इसलिए कानून के ये चारों स्रोत मिलकर यह पक्का करते हैं कि किसी भी कमज़ोर आदमी के साथ कोई अन्याय ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक में हमने इकाई 15 को क्लियर कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं इकाई 16 की ओर। इकाई 16 के अंतर्गत हमें सामाजिक न्यायालय को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले इस इकाई का सबसे ज़रूरी और नया कंसेप्ट को समझते हैं। प्राचीन भारत में हर छोटे मोटे झगड़े के लिए लोगों को राजा के बड़े सरकारी कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। आज के ज़माने में अगर दो पड़ोसियों में नाली या फिर दीवार को लेकर कोई लड़ाई हो जाए तो मामला सीधे पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक चला जाता है, जहां सालों सालों तक केस लटकता रहता है। लेकिन पुराने समय में समाज के अंदर ही अपनी एक बहुत मजबूत न्याय व्यवस्था थी, जिसे अनौपचारिक या सामाजिक न्यायालय कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पुराने समय में व्यापारियों, कारीगरों और समाज की अलग अलग जातियों के अपने खुद के ग्रुप होते थे, जिन्हें कुल, पुग या फिर श्रेणी कहा जाता था। अब मान लेते हैं कि कपड़े बनाने वाले दो बुनकरों के बीच पैसा जो है, एक पैसा की लेन देन को लेकर कोई विवाद हो गया। वे राजा के पास जाने के बजाय अपनी श्रेणी यानी कि अपनी ट्रेड यूनियन के पास जाते थे। उस यूनियन में उसी धंधे के 4-5 सबसे ईमानदार और बुजुर्ग लोग बैठते थे, जिन्हें धंधे की पूरी समझ होती थी। वे दोनों पक्षों की बात सुनते थे और आपस में भाईचारे के साथ तुरंत समझौता करवा देते थे। ठीक इसी प्रकार हमारे परिवार या फिर खानदान के लोगों में भी होता है कि अगर हमारे यहाँ कुछ झगड़ा होता है तो कुल यानी कि परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठकर उसे घर के अंदर ही सुलझा देते हैं। मनु और अन्य स्मृतिकारों का इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि इससे सरकारी अदालतों पर बोझ नहीं बढ़ता था और समाज में शांति बनी रहती थी। राजा भी इन सामाजिक न्यायालयों का फैसला को पूरा सम्मान करता था और उसके नियमों में तब तक टांग नहीं अड़ाता जब तक कि कोई बड़ा अपराध जैसे कि हत्या या फिर डकैती ना हो। तो चलिए अब चलते हैं इकाई 17 की ओर, क्योंकि हमने इकाई 16 के सारे ही MBBI पॉइंट्स को कवर कर लिया है। यह जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति के अनुसार यह समझाया गया है कि समाज में दंड यानी कि सज़ा का क्या महत्व है और जो व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं डीप वे में कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग दंड का महत्व को देखते हैं। मनु महाराज ने दंड को लेकर एक बहुत ही कड़क बात कही है। उनका मानना था कि दंड एक ऐसी शक्ति है जो सोते हुए समाज को भी जगाती रहती है। यानी कि इस एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आज सरकार यह घोषणा कर दे कि कल से पूरे देश से पुलिस हटा जा रही है, तो दंड का महत्व को समझते हैं। मनु महाराज ने दंड को लेकर एक बहुत ही कड़क बात कही है। उनका मानना था कि दंड एक ऐसी शक्ति है जो सोते हुए समाज को भी जगाती रहती है।
इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आज सरकार यह घोषणा कर दे कि कल से पूरे देश से पुलिस हटा ली जा रही है और सारे कानून खत्म किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? जो ताकतवर बदमाश हैं वे शरीफ लोगों की गाड़ियां छीन लेंगे, दुकानों को लूट लेंगे और चारों तरफ जंगल राज हो जाएगा। जिसमें कि मनु कहते हैं, दंड का जो डर है उसी डर की वजह से चोर चोरी नहीं करता है। लोग लालच में आकर दूसरे का हक नहीं मारते और समाज की मर्यादा भी बची रहती है। दंड ही कमजोरों के लिए सबसे बड़ा कवच है। लेकिन इसी के साथ मनु ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि दंड एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर राजा या जज ने बिना सोचे समझे, गुस्से में या फिर रिश्वत लेकर किसी निर्दोष को दंड दे दिया, तो वही दंड उस राजा और उसके पूरे साम्राज्य को जड़ से भस्म कर देगा। इसलिए जो व्यक्ति न्यायाधिकारी यानी कि जज की कुर्सी पर बैठता है, वह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जज के अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए। उसे पूरी तरह से जितेंद्रिय यानी कि अपनी इच्छाओं पर काबू रखने वाला होना चाहिए एवं उसे गुस्सा, लालच, पक्षपात और मोह से कोसों दूर रहना चाहिए। जज को शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह सामने वाले के चेहरे के हाव भाव और बोलने के तरीके से ही भांप ले कि वह सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं इकाई 18 की ओर। इकाई 18 के अंतर्गत हमें पढ़ना है व्यवहार पदों का सामान्य परिचय भाग 1 यानी कि धन संबंधी विवाद। तो चलिए इस इकाई में हम यह समझेंगे कि प्राचीन भारत के सिविल लॉ यानी कि पैसों और प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमों का पूरा वर्गीकरण कैसे किया गया था। शास्त्रों में मुकदमों में मुद्दों को व्यवहार पद कहा गया है, यानी कि शास्त्रों में जो मुकदमों के मुद्दे हैं उसको व्यवहार पद कहा गया है। और जो है मुख्य रूप से दो प्रकार ऐसे विवाद बताए गए हैं जो कोर्ट में आते थे। इस पहली भाग में केवल धन और संपत्ति से जुड़े लफड़ों की बात की गई है। इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आज बैंक और बिजनेस के कानून होते हैं, इसमें सबसे पहला विवाद आता है ऋण दान का। सबसे पहला विवाद किस चीज़ का आता है? ऋण दान का। जिसका सीधा मतलब यह है कि उधार लिया हुआ पैसा वापस ना करना। मान लीजिए एक किसान ने साहूकार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन उधार लिया और बाद में नीयत खराब हो जाने की वजह से मुकर गया, या फिर साहूकार ने तय ब्याज से बहुत ज़्यादा ही जबरन वसूलना शुरू कर दिया, तो यह मामला ऋणदान के तहत कोर्ट जाता है। वहीं अगर दूसरा विवाद को देखें तो निष्पक्ष था। तो वहीं हम लोग अगर दूसरा देखें तो दूसरा सबसे बड़ा विवाद यह था कि निक्षेप, जिसे कि आज की भाषा में हम अमानत या खयानत यानी कि डिपॉजिट का लफड़ा कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा विवाद था निक्षेप। क्या था? निक्षेप, जिसे कि आज की भाषा में हम अमानत में खयानत यानी कि डिपॉजिट का लफड़ा कहते हैं। मान लीजिए आप कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और आपने अपने सोने के गहने अपने पड़ोसी के पास संभाल कर रखने के लिए दे दिए। जब आप लौटकर आए तो पड़ोसी ने कह दिया कि भाई तुमने जो मुझे दिया ही नहीं उसे वो क्यों मांग रहे हो, या फिर वो गहने गायब कर दिए। इस तरह के अमानत के मुकदमों को सुलझाने के लिए स्मृतियों में बहुत ही कड़े नियम और सजाएं तय की गई है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में अस्वामी विक्रय यानी किसी दूसरे की जमीन या फिर सामान को अपना बताकर चुपके से बेच देना, संभूय समुत्थान यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते समय एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर को धोखा दे देना, और मजदूरी न देना, जैसे कि धन संबंधी सारे लफड़े आते थे।
इन सभी मामलों में कोर्ट बाकायदा लिखित कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लेख की जांच करता था, ताकि बिजनेस और समाज का आर्थिक ढांचा सुरक्षित रह सके। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगली इकाई की ओर, क्योंकि हमने यहाँ तक में इकाई 18 के सारे ही एमवीबीआई पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो इकाई 19 के अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, मंडल व षड्गुण। तो यहाँ से इस किताब का सबसे धमाकेदार और कूटनीतिक हिस्सा शुरू होता है, जिसे आप आज की भाषा में फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं। चाणक्य ने जियोपॉलिटिक्स को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का थ्योरी दिया है, जिसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल सिद्धांत। यह सिद्धांत आज के समय में भी दुनिया के बड़े बड़े देशों पर हूबहू लागू होता है। मंडल सिद्धांत का मतलब होता है राजाओं का राज, यानी कि एक घेरा या चक्र। तो इस थ्योरी का एक बहुत ही मज़ेदार और आसान नियम से समझिए, जिसे हम कहते हैं दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। चाणक्य ने मंडल के केंद्र में उस राजा को रखा जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उस मंडल सिद्धांत का मतलब होता है राजाओं या राज्यों का एक घेरा या चक्र। इस थ्योरी को एक बहुत ही मज़ेदार और आसान नियम से समझिए, जिसे हम कहते हैं दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। चाणक्य ने मंडल के केंद्र में उस राजा को रखा है जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। उसे शास्त्रों में विजिगीषु राजा कहा गया है। अब नियम कहता है कि इस विजिगीषु राजा की राज्य की सीमा से बिल्कुल सटकर जो पड़ोसी देश होगा, वह स्वभाव से ही उसका हमेशा पहला दुश्मन होगा, क्योंकि दोनों के बीच जमीन या पानी को लेकर कभी न कभी विवाद जरूर होगा। इस पड़ोसी दुश्मन राजा को अरी कहा जाता है। तो इस पड़ोसी दुश्मन राजा को क्या कहा जाता है? अरी कहा जाता है। और पीछे की तरफ भी इसी तरह से चेन बनी हुई होती थी। इसके अलावा इस घेरे में दो बहुत ही स्पेशल राजा होते थे। माध्यम राजा, जो हमारे दुश्मन दोनों ओर की सीमाओं के पास होता था और काफ़ी मजबूत भी होता था। वह चाहे तो किसी एक की मदद कर सकता था या दोनों को शांत रख सकता था। और सबसे आखिरी होता था उदासीन राजा, जिसे कि आज की भाषा में हम न्यूट्रल यानी कि देश जैसे कि स्विट्जरलैंड कह सकते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन उसे किसी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं होता, वह अपने में मस्त रहता है। यह मंडल सिद्धांत जो है, यह सिखाता है कि राजा को आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चारों तरफ के देशों की लोकेशन देखकर ही अपनी दोस्ती और दुश्मनी तय कर लेनी चाहिए। तो हम इस बात को जरूर याद रखेंगे कि दो मुख्य राजाओं के अंतर्गत होता था मध्यम राजा एवं उदासीन राजा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इकाई 20 की ओर। इकाई 20 है षड्गुण का सिद्धांत। तो जब राजा मंडल सिद्धांत के जरिए अपने चारों तरफ के दोस्तों और दुश्मनों को अच्छे से पहचान लेता है, तब उसे पड़ोसी देशों के साथ डील करने के लिए 6 प्रकार की चालें चलनी पड़ती है। इन 6 चालों की रणनीतियों को राजनीति शास्त्र में षड्गुण सिद्धांत कहा गया है। इसे आप एक राजा की फॉरेन पॉलिसी के 6 सबसे बड़े हथियार समझ सकते हैं। इसको एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सोचिए, कब कौन सा हथियार चलाना है। पहला गुण है संधि। पहला गुण कौन सा है? संधि। इसका सीधा मतलब है दोस्ती या समझौता कर लेना। अगर सामने वाला पड़ोसी देश हमसे ज़्यादा ताकतवर है या उसके साथ व्यापार करने में हमारा फ़ायदा है, तो राजा को बिना अहंकार दिखाए उसके साथ शांति से समझौता यानी कि संधि कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरा गुण है विग्रह। दूसरा गुण कौन सा है? विग्रह। तो विग्रह का मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना, यानी कि युद्ध की स्थिति पैदा करना। अगर कोई पड़ोसी देश बार बार हमारे राज्य में अशांति फैला रहा है और वह हमसे कमज़ोर है, तो राजा को उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। एवं तीसरा है यान। तो तीसरा गुण क्या है?
यान। यान का मतलब होता है सीधे चढ़ाई कर देना या अपनी सेना को युद्ध के लिए मार्च करवा देना। यह कदम तब उठाया जाता है जब दुश्मन देश पूरी तरह कमज़ोर हो चुका हो और हमें पक्का यकीन हो कि हमला करते समय हमला करने के बाद हम ही जीतेंगे। तो अब है हमारा चौथा गुण आसन। तो आसन का मतलब होता है चुपचाप शांत होकर बैठ जाना और सही समय का इंतजार करना, यानी कि वेट एंड वॉच। जब राजा को लगे कि अभी ना तो वह हमला करने की स्थिति में है और ना ही समझौता करने की, तो वह अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात करके चुपचाप तमाशा देखता है और दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करता है। तो अब है हमारा पांचवा गुण द्वैधी भाव। अब क्या है? द्वैधी भाव। तो यह बहुत ही शानदार और शातिर कूटनीति है जिसे हम डबल गेम कह सकते हैं। इसमें राजा एक ही समय पर दो अलग अलग चालें चलता है। जैसे एक दुश्मन राजा के साथ ऊपरी तौर पर शांति की बात यानी कि संधि करता रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सेना को मजबूत करके युद्ध यानी कि विग्रह की तैयारी करता रहेगा ताकि दुश्मन धोखे में रहे। एवं अब है छठा एवं आखिरी गुण जो है संश्रय। कौन सा है? संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है किसी बहुत बड़े शक्तिशाली राजा की शरण में चले जाना। अगर हमारे राज्य पर कोई ऐसा महासंकट आ जाए कि हम खुद की रक्षा ना कर सके, तो अपनी जान और प्रजा की जान बचाने के लिए किसी ताकतवर मित्र देश के छाते के नीचे चले जाना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। मनु और कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा इन 6 गुणों का सही समय पर सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, उसका परम पूरी दुनिया में उसका परचम जो है लहराने लग जाता है। तो यह सब किसके अंतर्गत था? इकाई 20 यानी कि षडगुण का सिद्धांत के अंतर्गत। तो चलिए अब आते हैं हम इकाई 21 पर। इकाई 21 के अंतर्गत हमें पढ़ना है कर व्यवस्था। तो सबसे पहले इस इकाई को हम प्राचीन भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आर्थिक सिस्टम यानी कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम से समझेंगे। चाणक्य ने एक बात को साफ कही है, कोष यानी कि खजाना ही राज्य का असली प्राण होता है। क्या होता है राज्य का असली प्राण? कोष, यानी कि जिसे खजाना कहते हैं। बिना पैसे के न तो राजा सेना रख पाएगा, न न्याय कर पाएगा और ना ही जनता के लिए अस्पताल बना पाएगा। लेकिन टैक्स वसूलने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। मनु महाराज ने टैक्स वसूलने के लिए जोंक, बछड़े और मधुमक्खी का सबसे बेहतरीन उदाहरण लिया है। वे कहते हैं कि राजा को अपनी जनता से टैक्स इस तरह वसूलना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठती है और उसका पूरा रस भी चूस लेती है, लेकिन उस फूल को एक खरोंच तक नहीं आने देती और ना ही वह फूल मुरझाता है। इसी तरह जैसे एक बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है और वह अपनी भूख भी मिटा लेता है, लेकिन दूध इस तरह पीता है कि गाय को कोई भी दर्द नहीं होता। राजा को भी जनता पर कभी इतना भारी टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए जिससे कि जनता का दम निकल जाए और लोग खेती व्यापार करना ही छोड़ दे। टैक्स हमेशा उतना ही होना चाहिए जिससे जनता खुशी खुशी दे सके और राज्य का काम भी चलता रहे। एवं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था का बकायदा रेट तय भी कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि रेट जो है फिक्स कर दिया था। जैसे कि अनाज के उत्पादन पर छठा हिस्सा यानी कि 1/6 जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। व्यापारियों के मुनाफे पर, पशुपालकों पर भी उनकी कमाई के हिसाब से बहुत ही लॉजिकल टैक्स लगाया जाता था। इसके साथ ही टैक्स सिस्टम में एक बहुत ही मानवीय नियम था। संकट काल या अकाल के समय राजा टैक्स पूरी तरह माफ़ कर देता था और जो लोग बहुत गरीब, अंधे, अपाहिज या फिर विद्वान ब्राह्मण होते थे उनसे जो है टैक्स का बिल्कुल नहीं देना पड़ता था उनको। कर व्यवस्था का असली मकसद जनता को लूटना नहीं बल्कि जनता से पैसा लेकर वापस देश के विकास में ही लगाना था। तो हमने कर व्यवस्था को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब चलते हैं इकाई 22 की ओर।
इकाई 22 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय संबंध का सिद्धांत, साम दाम दंड एवं भेद को देखना है। अब हम आ चुके हैं इस पूरे खंड के सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इकाई पर। ये जो है काफ़ी ज़्यादा एमवीवीआई हैं। जिस 4 शब्दों को आज बच्चा बच्चा जानता है, साम दाम दंड एवं भेद को। इस राजनीति शास्त्र में चातुरोपाय यानी किसी भी दुश्मन या व्यक्ति को अपने वश में करने के 4 सबसे बड़े अचूक उपाय कहा गया है। प्राचीन आचार्यों का मानना था कि इन चारों उपायों का इस्तेमाल हमेशा एक फिक्स ऑर्डर यानी कि क्रम में ही होना चाहिए। इसे एक बहुत ही अच्छे कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी पड़ोसी राज्य के राजा के साथ कोई गंभीर विवाद हो गया है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले आपको पहला उपाय अपनाना चाहिए, जिसे साम कहते हैं। साम का मतलब होता है प्यार से समझाना, शांति से बातचीत करना, यानी कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। आप उसके पास अपने दूत भेजेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और टेबल पर बैठकर शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युद्ध में हमेशा दोनों तरह से बेकसूर लोग मारे जाते हैं, इसलिए बातचीत ही सबसे बेस्ट रास्ता है। तो यह किसके अंतर्गत है? साम के अंतर्गत है। अब अगर सामने वाला राजा बहुत ही घमंडी है, प्राउड है और प्यार की भाषा नहीं समझ रहा है, तब आप दूसरा उपाय आजमाएंगे, जिसे कि दाम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दाम। और दाम का मतलब होता है कीमत चुकाना, उपहार देना, या सीधे शब्दों में कहे तो लालच देना या ब्राइब करना। आप उस राजा को कुछ कीमती तोहफे भेजेंगे, या उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा दे देंगे, या उसे कोई बड़ा आर्थिक लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करने की ओर लग जाएंगे। अब मान लीजिए कि वह लालच से भी ना मान रहा है, बिल्कुल अड़ गया है, तब आप तीसरे और सबसे खतरनाक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं दंड। दंड का मतलब होता है सीधा बल का प्रयोग, आक्रमण या फिर युद्ध। जब प्यार और पैसे दोनों से बात ना बने, तो राजा अपनी सीमाओं और प्रजा की रक्षा के लिए अपनी मजबूत सेना को मैदान में उतार देता है और दुश्मन को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है। शास्त्रों में लिखा है कि दंड का रास्ता जो है नुकसानदेह तो होता है, लेकिन यह आत्मसम्मान की बात आए तो बेहद ज़रूरी कदम बन जाता है। लेकिन अब एक ट्विस्ट देखिए। मान लीजिए कि दुश्मन राजा बहुत मजबूत है और सीधे युद्ध यानी कि दंड से भी उसे हराना नामुमकिन लग रहा है। तब सबसे आखिरी एवं अचूक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? भेद कहते हैं। भेद का मतलब होता है फूट डालना, यानी कि डिवाइड एंड रूल, या फिर सीक्रेट कूटनीति कहेंगे। आप चुपके से अपने जासूस उसके राज्य में भेजेंगे, उसके सगे भाई, उसके मंत्रियों या उसकी सेना के सेनापति को राजा के खिलाफ भड़काएंगे। आप उनके घर और राज दरबार के अंदर ही कुछ ऐसा गृह युद्ध और मतभेद पैदा कर देंगे कि वह मजबूत दुश्मन राजा के अंदर से पूरी तरह उसको तोड़ देगा, यानी कि राजा क्या हो जाएगा? पूरी तरह टूटकर कमज़ोर हो जाएगा और खुद ब खुद आपके घुटनों पर आ गिरेगा। जो राजा इन 4 तरीकों यानी कि इन 4 उपायों का सही क्रम और सही दिमाग से इस्तेमाल करता है, उसे दुनिया का कोई भी ताकत कभी झुका नहीं सकती। यही हमारे प्राचीन भारत की इंटरनेशनल रिलेशन और कूटनीति का सबसे बड़ा महानिचोड़ है, जो कि हमने इकाई 22 यानी कि अंतर्राज्यीय संबंध का सिद्धांत, साम दाम दंड और भेद के अंतर्गत पढ़ा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हमने बुक रिवीजन में खंड 1, खंड 2, खंड 3 एवं खंड 4 सभी के एमवीवीआई पॉइंट्स को समझ लिए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सको। तो दोस्तों, आज के इस सेशन यानी कि बुक रिवाइज सेशन के अंतर्गत हमने खंड 1, 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत सभी इकाइयों को 100% क्लियर कर लिया है। यानी कि जून 2026 के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इसमें जितने भी एमवीवीआई पॉइंट्स थे उसको कवर करवा दिया है। तो अब जो है आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, BSKG 178 का MBBI क्वेश्चन को ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है द प्रेम सर के चैनल पर। तो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए एक बार, जिससे क्या होगा कि जो MBBI क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस आने वाले एग्ज़ाम को लेके, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसको कवर करने के बाद आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।